वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम अपने पिछले लेक्चर में फेट मैप एंड गेस्टुलेशन इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। इस टॉपिक का आज मैं ये तीसरा लेक्चर आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, फेट मैप एंड गेस्टुलेशन। इसे जस्ट पहले वाले टॉपिक में हमने बात की थी मार्फोजेनेटिक मूवमेंट्स की, और मार्फोजेनेटिक मूवमेंट्स जैसा कि हमने डिस्कस किया था दो प्रकार के होते हैं। एक तो एम्बोलिक मार्फोजेनेटिक मूवमेंट्स और दूसरे वाले एपिबोलिक मार्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। पिछले लेक्चर में हम एपिबोलिक मार्फोजेनेटिक मूवमेंट्स कवर कर चुके हैं। आज अब हम स्टार्ट करेंगे एम्बोलिक मार्फोजेनेटिक मूवमेंट से। एम्बोलिक मार्फोजेनेटिक मूवमेंट या फिर इनको क्या बोलते हैं, एम्बोली। The embolic morphogenetic movements, they are concerned with inward migration of prospective migration of the chorda mesodermal and endodermal blastomeres from the external surface of the blastula and their extension along anterior posterior axis of the developing embryo। क्या होते हैं एम्बोलिक मार्फोजेनेटिक मूवमेंट्स की जो प्रॉस्पेक्टिव कॉर्डा मीजोडर्मल और एंडोडर्मल ब्लास्टोमियर्स, यानी कि जो मीजोडर्म और एंडोडर्म बनाने वाले जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनका अंदर की तरफ जो माइग्रेशन होता है, अंदर की तरफ उनका जो जाना होता है, उनको हम एम्बोलिक मार्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं। ये अंदर की तरफ जाकर के ब्लास्टुला की सरफेस से जो एम्ब्रियो की एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस होती है उसके साथ साथ जो है ये उनका एक्सटेंशन होता है, उसके साथ जाकर के ये उस जगह पर एकत्रित होने लगते हैं। दिस इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सेल्स इज ड्यू टू द इनेट फोर्सेस विद इन वेरियस सेल ग्रुप्स। Some apparently are autonomous, that is they arise from forces within a particular cell group, while others are dependent upon the movement of other cell groups। यानी कि ये जो इनवर्ड जो मूवमेंट्स होते हैं, ये मूवमेंट्स जो हैं दो तरीके से गवर्न किए जाते हैं, दो तरीके से कंट्रोल होते हैं। कुछ तो कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर विद इन द सेल ग्रुप्स जो होता है कुछ फोर्सेस होती हैं, कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि उनको अंदर की तरफ जाने के लिए प्रेरित करती हैं, उनको बाध्य करती हैं। जबकि कुछ दूसरी जो फोर्सेस होती हैं वो एक दूसरी कोशिकाओं के ऊपर डिपेंडेंट, एक ग्रुप ऑफ सेल जो होता है वो दूसरी ग्रुप ऑफ कोशिकाओं के ऊपर डिपेंडेंट करता है अपने माइग्रेशन के लिए। The inward morphogenetic movement of prospective chorda, mesodermal and endodermal blastomeres in different groups of chordates, they may occur by the following methods। यानी कि किस किस तरीके से ये जो अंदर की तरफ जाना, यानी कि जो एम्बोलिक मूवमेंट्स हैं वो किस तरीके से हो सकते हैं। अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग तरीके से इस तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। एक है इन्वेजिनेशन, फिर नेक्स्ट है इन्वोल्यूशन और कन्वर्जेंस, देन पॉली इन्वेजिनेशन को इंग्रेशन भी कहते हैं। देन फोर्थ इज डाइवर्जेंस, देन कॉन्क्रीसेंस, देन सेल प्रोलिफरेशन, डीलैमिनेशन, इनफिल्ट्रेशन, एक्सटेंशन एंड सेल ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारे जो हैं वो एम्बोलिक मार्फोजेनेटिक मूवमेंट कहलाते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्बोलिक मार्फोजेनेटिक मूवमेंट की, एंड दैट इज इन्वेजिनेशन। The invagination, it implies the process of insinking or infolding of a layer of endodermal cells, that is vegetal region। Suppose हम मानते हैं कि ये है एम्ब्रियो का यहाँ पर है एनिमल पोल और ये है वेजिटल पोल। तो वेजिटल पोल की जो कोशिकाएं हैं जो कि प्रॉस्पेक्टिव एंडोडर्मल सेल्स होती हैं, उनका इनसिंकिंग यानी कि अंदर की तरफ डूबना या अंदर की तरफ धंसना जो है, या इनफोल्डिंग जो है, उसको अपन कहेंगे इन्वेजिनेशन। यानी कि यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं वो अंदर की तरफ जाती हैं। तो एम्ब्रियो जब ये अंदर की तरफ धंसती हैं तो एम्ब्रियो की शेप जो है इस तरीके से होने लगती है। ये सपोज एम्ब्रियो ये अंदर की तरफ कोशिकाएं यहाँ की धंसेंगी तो एम्ब्रियो की शेप इस तरीके से होने लगती है। To form a cavity called archenteron surrounded by the infolded cells and opens to the exterior by blastopores।
ये इनसिंकिंग जो है जैसे जैसे बढ़ेगी तो एक कैविटी की फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसे ये कैविटी बन जाएगी और इस कैविटी जो है इसके चारों तरफ जो कोशिकाएं होंगी वो इनफोल्डेड को सेल्स होंगी और ये बाहर की तरफ जिस माउथ से खुलेगी इसको बोलते हैं ब्लास्टोपोरल lip. Invagination, it is the best means of embolic morphogenetic movement in most of the animals such as amphioxus, amphibians and birds. In relation to gastrulation, this process has two aspects: passive infolding of the cells and active inward or in pushing of cells into a blastocelic space. But these two processes fundamentally differ in different groups of animals. In lower vertebrates, the dorsal lip area of the blastopore is seen to exhibit the active form of invagination, whereas the ectoderm of the lateral and ventral lip regions of blastopores tends to move in a passive manner. लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि जो ब्लास्टोपो का जो डोर्सल लिप एरिया जो होता है वो इन्वेजिनेशन की एक्टिव फॉर्म को शो करता है, जबकि एक्टोडर्म और लेटरल और वेंट्रल लिप का जो रीजन होता है वो उसकी पैसिव मैनर के अंदर माइग्रेट करता है या मूव करता है. द नोटोकॉर्डल कैनाल एंड द प्रिमिटिव पिट एरिया ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रिक इन हायर वर्टिब्रेट्स इज कंसर्न especially with the active phase of invagination. Many attempts have been made to explain the causes of invagination. Invagination के क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस किस वजह से invagination होता है, इसमें के बहुत सारे कॉजेज दिए गए. अब इस कॉजेज में ही भी हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, एक तो क्लासिकल व्यू और दूसरा मॉडर्न व्यू. सबसे पहले क्लासिकल व्यू. मोस्ट ऑफ द अर्ली एम्ब्रियोलॉजिस्ट बिलीव दैट सम मैकेनिकल फैक्टर्स were operative in the process of invagination. Some of the early view regarding involvement of mechanical factors in the process of invaginations, they are the continued increasing in the number of cells by division and growth in the wall of the blastula causes a lateral pressure among the which results in the infolding of the weakest part of the blastula. इसके अकॉर्डिंग बार बार डिवीजन होने से सेल्स का नंबर बढ़ता है और इसकी वजह से जो वीकेस्ट पोर्शन होता है वहाँ से जो ब्लास्टुला है वो अंदर की तरफ धंसता चला जाता है. हाउएवर बाय दिस हाइपोथेसिस इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाई द थिकर वेजिटेबल सेल्स शुड फर्स्ट इन्वेजिनेट. यानी कि इससे ये नहीं पता चलता कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेजिटल सेल्स हैं वो किस तरीके से अंदर जाती हैं. मोरओवर इट हैज़ आल्सो बीन नोटेड दैट इन्वेजिनेशन कुड टेक्स प्लेस विदाउट इंक्रीज इन द सेल नंबर. तो इस तरीके से ये वाला जो व्यू है वो एक तरह से इसको एक तरीके से हटा दिया गया है. सेकेंड वाला जो है रुम्बलर suggested that the invagination or infolding results from a change in the shape of vegetal cells. इसके अकॉर्डिंग वेजिटल सेल्स के शेप में चेंज होने की वजह से इन्वेजिनेशन होता है. थर्ड, ग्लेशियर कंपेयर्ड ग्लैस्टुलेशन विद द न्यूरुलेशन while studying the transformation of the neural plate into a neural tube, and Tom found that there was no increase in the number of cells during the process. During the infolding, however, the volume of the neural plate was found to increase about threefold by intake of water. Brown, Hamburger and Schmidt found no such water intake by the neural cells during neurulation. Then Speck in 1920 postulated that the special arrangement of lyophilic and lyophobic colloids in the endodermal plate, it causes differential swelling between inside and outside of the endodermal layer, causing invagination of the endoderm. Then Murray in 1930 ruled out that there were no correlation between the process of invagination and position of nuclei in the blastomeres. Next, Morgan in 1927 suggested that the absorption of blastocelic fluid by certain cells might cause an invagination because of the hydrostatic pressure. Waddington in 1940 gives the fibrillization theory for the invagination. According to this theory, fibril passing through cell boundaries they produces the effect necessary for the invagination, but there is no evidence in favor of this theory also. Finally, in Acetone 1966 was the opinion that invagination might be brought out if there was an attraction between the cells of blastula, with the greatest force being exerted along a line passing through the peripherally located nuclei. तो ये सारी जो थ्योरीज थी वो क्लासिकल व्यूज़ थे जो कि सभी रूल्ड आउट कर दिए गए.
अब आते हैं हम मॉडर्न व्यूज़ की तरफ. Several interpretations have been put forth regarding the invagination by modern embryologists. Most important of them they are follow. Accordingly, टेंशन थ्योरी सबसे पहले इंपॉर्टेंट थ्योरी टेंशन थ्योरी, जो को मूरे और बस्ट और मूरे ने 1939 से 1941 के बीच में अपनी एनालिसिस के बाद में दिया था. दे अटेम्प्टेड टू एनालाइज whether the entire blastula take parts in the gastrulation or the forces of gastrulation they are localized in a particular region. When the upper two-thirds of the early gastrula is cut away, leaving the vesical or endodermal plate intact, gastrulation is not damaged and the plate continued to roll up its rim, eventually closing to form a small spherical invaginated gastrula. इन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, जो वेजिटल पोर्शन है उसमें अपर टू थर्ड ऑफ ये जो ऊपर का जो टू थर्ड ग्लास्टुला वो पोर्शन है उसको काट दिया और केवल नीचे वाला पोर्शन जो है वो रहने दिया, वेजिटल या एंडोडर्मल प्लेट को इंटैक्ट रहने दिया. इसके बाद में उन्होंने ये पाया है कि गैस्ट्रुलेशन हो गया और यहाँ पर एक स्मॉल स्फेरिकल इन्वेजिनेटेड ग्रेस्टुला जो है वो फॉर्म हो गया. इन एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि द डिफरेंस बिटवीन द ब्लास्टोसीलिक फ्लूइड एंड द एक्सटर्नल मीडियम प्लेज part during the invagination. The forces of gastrulation do not act in a median plane through the poles of the embryo but in the plane of endodermal plate at the right angle to the animal vegetal axis के right angle पर होता है. The differential cohesion of cells may be an important factor in producing the pocketing. The tension theory is supported in various ways. One is the fact that the hyaline layer of late blastula exert a tensile force that causes the vegetal cells to buckle in. In starfish embryo, partially this layer is about 2 micron thick. लेयर जो होती है वो करीब 2 माइक्रोन थिक होती है एंड इट इज़ प्रेजेंट एट ऑल स्टेजेस व्हेन इट इज़ रिमूव्ड एट एन अर्ली स्टेजेस बाय trypsin digestion. Gastrulation due to the invagination still takes place even though it is not entirely normal. सेकेंड इनवर्ड माइग्रेशन थ्योरी, जो टेंशन थ्योरी के बाद जो दूसरी थ्योरी दी गई वो थी इनवर्ड माइग्रेशन थ्योरी. और ये थ्योरी जो है वो हॉल्ट फ्रेथर ने 1944 में सजेस्ट की थी. ही फाउंड some correlation between the movement of several regions of amphibian embryo during gastrulation with the inherent properties of certain cell groups. इन्होंने देखा कि मूवमेंट जो है कुछ सेल ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ की वजह से होता है एंड टू द रेस्पॉन्सेज ऑफ दीज सेल ग्रुप्स टू द स्टिमुलाई emanating from their environment. According to Holthaver, the primary cause of gastrulation in these embryos is higher alkalinity of the blastocelic fluid, which causes local surface tension changes in the membrane of certain flask-shaped cells. Modern cell biologists have agreed with the Holthaver only about the migration of endodermal and mesodermal cells due to the change in their shapes, and they move in by performing amoeboid movements. In different animals, the mesodermal and endodermal blastomeres move in the blastula by following different manners. The mechanism of morphogenetic movement is extensively studied in sea urchin embryo by Gustav Fasson and Kinader using microcinematography. Before the gastrulation begins, the cells at the vegetal poles undergo great surface pulsatory activity. The inner ends of these cells pulses out and develop many pseudopodia. This results in the change of shape of these cells as the inner ends of these cells are expanded and protruded. The vegetal pole is drawn inwards. This causes the formation of archenteron. The gastrula is gradually converted into the double-walled gastrula. The mesenchymal cells, they are formed from the invaginating endoderm. These cells start bulbing and pulsating on their inner surface, the surface facing the blastocele, and succeed in producing round protrusion. These cells are detached from the adjacent cells and released into blastocele and send out slender filamentous
pseudopodia, that is philopodia, towards the inner cell of the ectoderm. The philopodia makes contact with the ectoderm and they are attached firmly. Then the philopodia contracts. As a result, the loose mesenchymal cells are drawn towards the inner surface of the ectoderm. In amphibian embryo, the gastrulation is initiated by the invagination of endoderm and mesodermal cells at the dorsal blastosporal lip. The cells undergo tremendous changes before they start invaginating. These changes include the cells becomes flask-shaped by the contractions of the cortex at their outer surface and the moving of their substances completely inward. The microtubules and microfilaments of the cytoplasm have significant role in such changes in the cell shape. The shape of individual cells reflects the directions of their movement. The boundaries of the inner blastomeres of blastula are not continuous like the wax in a honeycomb, but each cell is a discrete unit interconnected with its neighbors only by cylinder processes. All peripheral cells or blastomeres of blastula remains firmly held together by cementing layers which is not easily broken. This cells was discovered by Holfreter 1943 when numerous cells in the blastoporal regions of amphibian blastula start moving inward. They cause the surface of the embryo to be pulled inward with the formation of a pocket, the rudiment of the archenteron or gastrocele. In chicks, not all the cells in primitive state undergo changes in shape at the same time. While some cells become bottle shaped, others retain the original broad columnar form. Eventually, the external ends of the bottle shaped cells lose their contact with the surface and the cells slips downwards, emerging on the inner surface of the epiblast. Presumably, the migrating cells are not held as firmly together at their external ends as the cells of the amphibian blastopore. So instead of pulling the surface inward, they detach themselves from the surface without causing the formation of a pocket, that is archenteron. तो ये था एम्बोलिक मार्फोजेनेटिक मूवमेंट के इनवेजिनेशन के बारे में. अब हम एम्बोलिक मार्फोजेनेटिक मूवमेंट का नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसके बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर से मैं स्टार्ट करूँगी. थैंक यू.